चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 इतिहास मॉडल सेट नंबर 2 की। देखिए जो फर्स्ट टर्म का मॉडल पेपर आया था उसका हम क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो भी एग्जाम ले जाएगी, क्योंकि इस बार तो बोला गया था नहीं लेंगे, लेकिन इस बार होने वाला है। यानी कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों ही होने वाला है, तो इसी कारण से मैं इसको बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो चलिए ये जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर का नाम है शर्मा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। और ये है सेकेंड पार्ट, यानी कि फर्स्ट वीडियो बन चुका है, सेट 2 है ये आपका रहेगा, और सेट 1 भी मैंने बना दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही मैं अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर की। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था, यानी कि जो देखने के लिए जो दर्पण यूज करते थे, जो मिरर यूज करते थे ना, वो किसका बना हुआ रहता है वो पूछा जा रहा है आपका प्रश्न में। तो वो जो बना हुआ होता था वो लोग का तांबा का बना हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कांच भी ऑप्शन है। ठीक है, तो वो जो बना हुआ रहता था वो लोग का तांबा का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाता है इस प्रकार से। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आपका जो दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले, ठीक है, पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। ठीक है, एक यहाँ पे देवता है, ठीक है, 3 मुख वाले देवता जो कि योगी की मुद्रा में बैठा हुआ सिंहासन पर। तो इसे तुलना किससे की गई है, वो की गई है पशुपति शिव से। तो किसने किया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो तुलना किया है वो किए हैं जॉन मार्शल जी ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने इनको पशुपति शिव से तुलना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है जॉन मार्शल सही आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका सबसे बड़ा जो नगर है, ठीक है, तो वो जो नगर हो जाता है आपका मोहनजोदड़ो। जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़ा आपका एरिया आता है। आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का ही दोनों आपका भी वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, पहले तो हम लोग का इंडिया में था, लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया तो वो उस साइड चला गया, तो इस प्रकार से रह जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो सभ्यता जो है यहाँ से जो खनन हुआ है, यहाँ से जो हल का प्रमाण है, यानी कि जो जुताई करते हैं ना जिस हल से, उसका प्रमाण मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, वो जो मिलता है कालीबंगन से। ठीक है, जो हल का प्रमाण मिलता है, आपको प्रश्न पूछा है कि हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, वो मिला है आपका कालीबंगन। अब कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन हमारे राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही कालीबंगन है। और ठीक है, यहीं पे कालीबंगन है, उसके बगल में पीलीबंगन है। तो कालीबंगन आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट हल्का प्रमाण कालीबंगन। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो पांचवा देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। देखिए जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका बीच का दूरी बताना है। देखिए जो यहाँ उत्तर बताया जा रहा है कि 483 किलोमीटर, तो इसमें मेरा थोड़ा डाउट है 483 किलोमीटर, जबकि मैंने दूसरा बुक में पढ़ा था कुछ 700 750 के आसपास था। तो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज है। तो उस हिसाब से मैं अगर देखा जा सकता है तो जो आपका 683 है, ये भी एक तरफ से सही हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था 750 और यहाँ पे आपको बुक में दिया हुआ है 483। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, आप लोग थोड़ा इसको डिस्कस कर लीजिएगा। मैं अगर हम बताएं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि 4 दिखाई दे रहा, 683 सही आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपका छठा प्रश्न की। देखिए जो छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो जुड़वा राजधानी है ना, उसको किसे कहा जाता है। तो जुड़वा जो राजधानी है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो जुड़वा राजधानी कहते हैं ना, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। क्लियर, अब बात कर लेते हैं सातवां प्रश्न की। तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से किसका जो उपयोग मुद्रा, यानी कि जो पैसा वगैरह होता है ना, उसका निर्माण के लिए किया जाता था, वो किया जाता है सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था।
तो ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो देखिए आपका जो 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था वो किस प्रकार का था। वो देखिए वो जो नगर पालिका जैसा था, यानी कि वहाँ का जैसे जल निकास प्रणाली थी, किस प्रकार था, शहरी जीवन तरह का उसका पूरा था, मतलब जो भी सभ्यता था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है नगर पालिका जैसा वहाँ की सभ्यता थी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं 9वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो क्षेत्रफल था किस आकार का था, आयताकार था, वर्गाकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता को आपका अगर देखिएगा तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, यानी कि कुछ भाग आपका इधर भारत में भी है अभी भी वर्तमान में, और आपका इधर पाकिस्तान में भी है। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है, आपका देखिएगा तो जम्मू कश्मीर का भी कुछ क्षेत्र है, कुछ आपका आलमगीरपुर का भी इधर आपका जाकर हड़प्पा में, तो इधर आपका पाकिस्तान का हाईए है। तो इस प्रकार से कुछ त्रिभुजाकार करके उसका क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो आप मारिएगा त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के आकार का ये क्षेत्रफल उसका है। अब बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की। देखिए जो 10वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए जितना भी उत्खनन हुआ है, जितना भी खुदाई वगैरह हुआ है, इसमें से किस धातु का प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थल, यानी कि हड़प्पा वासी जब रहते थे उस समय नहीं किया गया था खोज, तो वो हो जाता सोना। यानी कि उस समय के लोग जानते हैं ना, जो हड़प्पा वासी थे, सोना के बारे सोना आई मीन लोहा लोहा के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, सॉरी लोहा जो होगा, लोहा के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका लोहा सही आंसर हो जाता है। बाकी वो लोग का तांबा का भी खोज कर चुका था, चांदी का भी और सोना का भी, लेकिन जो लोहा है ना, लोहा का वो लोग खोज नहीं किया था। यानी कि लोहा के विषय में लोग कुछ नहीं जानता था हड़प्पा वासी, लोहा के बारे में 0% यहाँ पे खुदाई के दौरान पता चला है। अब बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए जो मौर्य साम्राज्य है ना, मौर्य, तो इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका सही आंसर हो जाता है। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न की। देखिए जो आपका 12वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। ठीक है, जो मेघदूतम है इसकी रचना किसने की है। देखिए इसकी जो रचना की है, यानी कि इसका जो लेखक है वो कालिदास जी हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको जो 2 दिखाई दे रहा है कालिदास, ये आपका सही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न 13वां नंबर है, वो पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में, ठीक है, गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। जो गुप्तचर होते हैं, यानी कि गुप्त जो सूचनाएं होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत ही गुप्त बात रख के बताते हैं, तो उसे जो मौर्य काल में क्या कहा जाता है, उसे गुड़ पुरुष कहते थे। ठीक है, जो गुप्तचर होते हैं उसे मौर्य काल में से गुड़ पुरुष कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है गुड़ पुरुष, आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 14वां प्रश्न। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो अभी मैंने बताया ऊपर में कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अब कब की थी, तो 312 ईस्वी में। इसमें ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो घटना है ईसा पूर्व है, यानी कि 322 ईसा पूर्व, यानी कि हम लोग ईसा पूर्व को बीसी भी लिखते हैं। ठीक है, 322 ईसा पूर्व। क्लियर, ईसवी और ईसवी ईसा पूर्व में आप लोग थोड़ा दिक्कत रहेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे 322 ईसा पूर्व है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपका 15वां प्रश्न का। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज जो है ना, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी। ठीक है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो उसका नाम था इंडिका था। ठीक है, याद रखिएगा इंडिका। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको 2 में दिखाई दे रहा होगा इंडिका, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है इंडिका। चलिए अब बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। कौशल उस समय देखिए 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसमें से कौशल आता है, तो उसकी राजधानी क्या थी। देखिए कौशल का राजधानी होता है शरावती। ठीक है, कौशल का राजधानी हो जाता है आपका शरावती। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न की। देखिए 17वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। ये भी ईसा पूर्व में ही हुआ था, 261 ईसा पूर्व यानी कि BC। ठीक है, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो अगला बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न की। तो देखिए 18वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे। देखिए भारत में सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का है ना उसको जारी करने वाला शासन कौन था वो आपको बताना है। तो जो सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो थे हिंदू यूनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पे हिंदू यूनानी ये सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 19वां नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि मथुरा किसकी राजधानी है। जो मथुरा है ना वो किसकी राजधानी है, वो हो जाएगा सूरसेन का। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है सूरसेन, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विमान जो है ना, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। विमान जो है मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। देखिए विमान किसको कहते हैं कि जो मंदिर है ना, तो मंदिर के जो गर्भगृह होते हैं उसके ऊपर की आकृति को। ठीक है, मंदिर के जो गर्भगृह होते हैं जो उसके ऊपर की आकृति है उसे ही हम लोग विमान कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 21वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है। ठीक है, जो बौद्ध दर्शन है वो किसमें संकलित है, वह है अभिधम्म पिटक। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिखा रहा है अभिधम्म पिटक, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए ठीक, अब बात कर लेते हैं अगला 22वां प्रश्न की। तो आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए जो बुद्धा जी हैं यानी कि गौतम बुद्ध या तो फिर भगवान बुद्ध, इसको जो भी कर सकते हैं हम लोग, तो इनका जन्म कब कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 23वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी। जो महावीर स्वामी थे उनका मृत्यु कहाँ हुआ था। उनका मृत्यु हुआ था पावापुरी। ठीक है, पावापुरी कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक, पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। चलिए अगला बात कर लेते प्रश्न की। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत है ना, त्रिरत्न देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म में मतलब है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण ये किस धर्म में है, वो है आपका जैन धर्म। ठीक है, जो त्रिरत्न हो जाते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये आपका जैन धर्म में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है जैन धर्म, ये सही होता है। अगर आपका बुद्धम संघ आता है तो उसमें आपका बौद्ध वाला में आएगा, लेकिन ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण के बात किया गया है, इसलिए ये आपका जैन धर्म हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होता है। देखिए आपका 26 से आपका इतिहास का एग्ज़ाम 9 अप्रैल को है। ठीक है, थोड़ा टाइम मिल रहा है तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों ही होने वाला है। तो इसको भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो नंबर उठाने का तरीका एक बेस्ट तरीका है। यानी कि 1 से लेकर 40 तक का आप हो सके तो टिक मार दीजिए, आंसर मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होगा तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा, तो थोड़ी दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको करते हैं तैयारी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 25वां है और पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। देखिए जैसे हम लोग पढ़े हुए महावीर स्वामी की मृत्यु, तो इस प्रकार से भी उसका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, वो डेट आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 डेट हैं। यहाँ पर 540 ईसा पूर्व, 440 ईसा पूर्व 2 कर दिया है। तो आपको जो होगा ना 440 ईसा पूर्व ही होगा। ठीक है, तो अगर ए मारिए बी मारिए दोनों तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मार देते हैं हम लोग। यानी कि फर्स्ट में है इसलिए 400 पूर्व 540 ईसा पूर्व में। ठीक, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 26वां प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। जो बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध, उनका जो प्रिय शिष्य था, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो इनका जो प्रिय शिष्य था वो कौन था। उनका जो प्रिय शिष्य था वो थे आनंद। ठीक है, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। क्लियर।
अब बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न। पूछा जा रहा है कि जैन परंपरा, जो जैन परंपरा है, इसके अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे। ठीक है, तो जैन धर्म के अगर आपका प्रथम तीर्थंकर का बात किया जा सकता है तो आपका जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है ऋषभ देव, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के थे वो ऋषभ देव। अगर हम लोग बात कर सकते हैं बुद्ध धर्म का, वो महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। क्लियर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो हम लोग पहले अगर बात किया जा सकता है तो पहले हम लोग देखे ऋषभ देव थे। अब पूछा जा रहा है अंतिम, अंतिम कौन है। अंतिम जो है वो महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, महावीर स्वामी है वो अंतिम तीर्थंकर है। और कितने नंबर के, वो 24वें नंबर के। 23वें नंबर का अगर तीर्थंकर का बात किया जा सकता है तो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ जी। ठीक, इसी प्रकार अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। देखिए आइन ए अकबरी जो है इनके लेखक कौन है। तो इनका जो लेखक है वो अबुल फजलदी हैं। ठीक है, अबुल फजलदी इनके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही उत्तर हो जाता है। अब अगला देख लेते हैं। 30वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आइन ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन है। जो आइन ए दहसाला है इसके प्रतिपादक कौन है। इसका है राजा टोडरमल। ठीक है, अब राजा टोडरमल जो थे ना वो अकबर का वित्त मंत्री थे। क्लियर। तो आइन ए दहसाली पद्धति के कौन है, तो वह है राजा टोडरमल जी। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 31वां नंबर प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर कालीन साम्राज्य में 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के किस भाग में दी गई है। ठीक, वो जो दिया गया है आपका मूल आबादी में। ठीक है, मुल्क आबादी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है मुल्क आबादी, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था। देखिए जो फतेहपुर सीकरी है ना, यहाँ पे अकबर ने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था। वो कब करवाया था वो आपको बताना है। वो जो करवाए थे ना 1575 में करवाए थे। यानी कि देखिए आपका ऑप्शन में जो आपको 2 दिखाई दे रहा है 1575 यहाँ पे करवाए थे। क्लियर। चलिए अगला बात कर लेते हैं 33वां प्रश्न की। तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि बाबर द्वारा रचित तुज ए बाबरी। ठीक है, तुजक जो बाबर द्वारा रचना किया गया तुजक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। अगर सिंपल से अगर बात किया जा सकता है, आपको पूछा जाए कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो किस में लिखा गया, तुर्की में। ठीक, देखिए जो आपका नंबर ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है तुर्की में ये लिखा गया था। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बादशाह नामा के रचिता कौन है। बाबर नामा का तो हम लोग पढ़े कि तुर्की भाषा में लिखा गया। अब कौन लिखा था, बाबर खुद लिखे थे। ठीक, और बादशाह नामक अगर बात किया जा सकता है तो बादशाह नामा का रचनाकार है अब्दुल हामिद लाहौरी। देखिए अब्दुल हामिद लाहौरी जी हैं, वो बादशाह नामे का रचनाकार है। ठीक है, रचयिता है। अब बात कर लेते हैं 35वां प्रश्न की। देखिए जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर का जन्म, ठीक है, जो अकबर है इनका जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था, इसमें एक प्रश्न बन जाता है तो उत्तर यहाँ मिल जाता है हम लोग को कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ था। वो जो हुआ था अमरकोट में हुआ था। देखिए अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। किसका जो महल था भूल जा रहे हैं, वो राजा के महल में उसका हुआ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगला जो 35वां नंबर हम देख लिए, तब 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका 5 प्रश्न बचते हैं। उसके बाद ये जो मॉडल पेपर है आपका क्लियर हो जाएगा। उस प्रकार हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर फिर लाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं 5 प्रश्न को फटाक से, क्या है उत्तर, क्या है क्वेश्चन कि दोनों को। देखिए 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। मैंने ऊपर में बताया टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, राजा टोडरमल। टोडरमल है, जो टोडरमल थे वो अकबर जो है ना उनका वित्त मंत्री था। यानी कि पैसा वैसा जो भी होता है ना उसका ध्यान वही रखते थे टोडरमल। चलिए 37वां प्रश्न की बात की जा सकती तो पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। जो कृष्णदेव राय थे ना वो किस वंश से संबंधित थे, वो थे तुलुप वंश से। देखिए
यहाँ पे 4 वंश है, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश, आराविडो वंश, इस प्रकार से 4 थे विजयनगर साम्राज्य में। तो जो जो कृष्णदेव राय जो थे वो थे तुलुप वंश से संबंधित थे। ये प्रश्न तो आना ही आना तय है, निश्चित है। जो कृष्णदेव राय थे वो तुलुप वंश से थे, यानी कि कृष्णदेव राय से तो एक प्रश्न यहाँ बनता है, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में। चलिए अगला देख लेते हैं। 38वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य जो है ना, तो विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर शासक का बात किया जा सकता है, ठीक है, तो आपका कृष्णदेव राय होगा। यहाँ पर हरिहर दिया हुआ है, लेकिन हरिहर नहीं होगा। जो सबसे शक्तिशाली अगर बात किया, सबसे श्रेष्ठ बात किया जा सकता है तो कृष्णदेव राय होंगे, ठीक है। जो यहाँ हम लोग पढ़े तुलुप वंश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन में आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4 वो आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं 39वां नंबर प्रश्न। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। जो बहमनी साम्राज्य है इसका जो स्थापना हुआ था 1347 में हुआ था, यानी कि 1347, यानी कि 1347 में हुआ था, 1347 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इस प्रकार होता है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न और 40वां नंबर प्रश्न। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनेस्को ने हम्पी को, ठीक है, विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया है। जो यूनेस्को है इसमें जो हम्पी है ना, हम्पी का अगर चित्र देखना हो तो 50 का नोट निकाल लीजिएगा आप लोग, उसमें हम्पी का चित्र दिया हुआ है, वो विजयनगर साम्राज्य से ही है, ठीक है। तो ये जो हम्पी है इसको विश्व पुरातत्व स्थल है ना, तो इसको घोषित कब किया था यूनेस्को ने। वो किया था 1986 में, 1986, ठीक है, ये भी ईस्वी में आएगा। तो 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को एक पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1986, क्लियर। तो इसी प्रकार आपका जो सेकंड मॉडल पेपर होता है वो यहाँ पे समाप्त होता है, और इसी तरह से मैं और दूसरा मॉडल पेपर लाऊंगा। तब तक के वीडियो में बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मित्रों को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीकी है। और इस प्रकार से अगर आपको शेयर करते हैं अपने मित्रों के साथ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।